नमस्कार। पिछले वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंश, उसकी जाति, उसके प्रारंभिक जीवन आदि के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे। आज के वीडियो में हम भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट और सही मायनों में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करने के साथ साथ उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन भी करेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास में प्रथम और अंतिम भी, क्योंकि इतना अधिक विस्तृत साम्राज्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कोई स्थापित नहीं कर पाया। मौर्य शासकों के बाद कोई भी शासक इतना अधिक विस्तृत साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। इसी कारण भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य को प्रथम व अंतिम, या ऐसा कह सकते हैं कि एकमात्र विस्तृत साम्राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि मौर्यों के पहले भी और मौर्यों के बाद भी किसी भी वंश ने इतने अधिक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। इस मौर्य साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो पश्चिमोत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में मकरान तट, बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक है वो विस्तृत थी। और इस विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जिस मौर्य वंशीय सम्राट को दिया जाता है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ही सही अर्थों में भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना गया है, और उसकी ऐतिहासिकता से संबंधित साक्ष्य भी प्राचीन भारतीय साहित्य, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे बौद्ध साहित्य हो, चाहे जैन साहित्य हो, प्राप्त होते हैं। यही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की ऐतिहासिकता से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो यूनानी इतिहासकारों के ग्रंथों में भी उपलब्ध होते हैं। इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 322-23, या ऐसा कह सकते हैं 323-22 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक है वो माना जाता है, सर्वमान्य रूप से माना जाता है। हालांकि स्थिति पर कुछ मतभेद भी है। जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का प्रश्न है, पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, जहाँ हमने देखा था कि जो पौराणिक साहित्य है, जो पुराण है, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इसी प्रकार मुद्रा राक्षस जो नाटक है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में विभिन्न अस्पष्ट और अलग अलग मत है वो मिलते हैं, जिनके ऊपर इतिहासकारों के मध्य है वो मतभेद बने हुए हैं। जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का प्रश्न है, उसकी उपलब्धियों में सर्वप्रथम उसकी विजयों को ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जितने भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन साक्ष्यों में उसके द्वारा एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। और इतने विस्तृत साम्राज्य को स्थापित करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो उसकी विजयों को ही माना जाता है, क्योंकि इन्हीं विजयों के परिणाम स्वरूप उसने भारत के प्रथम विस्तृत ऐतिहासिक साम्राज्य की है वो स्थापना करने में सफलता प्राप्त की थी। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की है वो विजयों के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो विवादास्पद प्रश्न है उठता है वो ये है कि क्या उसने सर्वप्रथम मगध पर अधिकार किया था या पश्चिमोत्तर भारत?
क्योंकि जो ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होते हैं उन ऐतिहासिक स्रोतों में इस संबंध में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इतिहासकारों ने जो कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य है जिसमें जैन, बौद्ध और यूनानी ग्रंथ सम्मिलित हैं, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा है वो पहले मगध पर अधिकार करने का उल्लेख मिलता है, जबकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहले पश्चिमोत्तर भारत पर है वो आक्रमण करने का और उस पर अधिकार करने का उल्लेख मिलता है। इन सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर आधुनिक इतिहासकारों ने यह माना है कि संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पश्चिमोत्तर भारत अर्थात आधुनिक पंजाब वाले क्षेत्र पर है वो अधिकार स्थापित किया होगा। देखिए 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया में है वो सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद ही पश्चिमोत्तर पंजाब वाले क्षेत्र में जहां यूनानी राज्य सिकंदर के जो प्रांतीय अधिकारी जो नियुक्त थे उस क्षेत्र में पुनः अव्यवस्था और अराजकता व्याप्त हो गई और इस अराजक स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र में है वो एक प्रकार से अधिकार करने का प्रयास किया जिसमें वह सफल भी रहा। और इसकी पुष्टि यूनानी इतिहासकार जस्टिन के तथ्यों से भी होती है। उसने भी लिखा है, क्योंकि उसके ग्रंथ से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर जब पश्चिमी पंजाब में मौजूद था उस समय चंद्रगुप्त भी उसी क्षेत्र में मौजूद था और दोनों के मध्य मुलाकात का उल्लेख भी जस्टिन करता है। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सिकंदर की सेना में सम्मिलित होने और सिकंदर द्वारा उससे रुष्ट होने, उसे पकड़ने का आदेश देने, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के भाग निकलने और सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा डाकू गिरोहों को संगठित करके पश्चिमोत्तर पंजाब पर अधिकार करने का उल्लेख जस्टिन स्पष्ट रूप से करता है। इसी आधार पर इतिहासकारों ने माना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर पंजाब वाले पश्चिमोत्तर भारत अर्थात पंजाब वाले क्षेत्र पर अधिकार किया था, जिसकी पुष्टि ट्रिपेरेडिसस की संधि से भी होती है। देखिए सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जो सेनापति थे उन सेनापतियों के मध्य है वो उसके साम्राज्य पर अधिकार करने को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया और अंततः उसके विभिन्न सेनापतियों के मध्य उसके साम्राज्य विभाजन को लेकर एक संधि हुई जिसे ट्रिपेरेडिसस की संधि कहा जाता है। और इस ट्रिपेरेडिसस की संधि में उन पश्चिमोत्तर भारत के उन क्षेत्रों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता जिन पर कभी सिकंदर का अधिकार रहा था और यह संधि संपन्न हुई थी 321 ईसा पूर्व में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि 321 ईसा पूर्व तक संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिमोत्तर भारत अर्थात पंजाब वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका था। यही कारण है कि ट्रिपेरेडिसस की संधि में पश्चिमोत्तर भारत के उन क्षेत्रों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता जिन पर कभी सिकंदर का अधिकार रहा था। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने संभवतः सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत स्थित पंजाब पर ही अधिकार किया और पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात ही चंद्रगुप्त मौर्य ने है वो मगध पर अधिकार किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों में जो पहला बिंदु होगा वो पंजाब विजय और पंजाब पर अधिकार करने के बाद उसने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य की सहायता से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में एक राज्य क्रांति करने में सफलता प्राप्त की और उसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप वह मगध पर अधिकार करने में वो सफल रहा। तो दूसरा बिंदु बनेगा मगध पर अधिकार, या हम कह सकते हैं कि नंद वंश की पराजय और मगध पर अधिकार। यूनानियों द्वारा नंद वंश के अंतिम सम्राट को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित करने का उल्लेख मिलता है, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जिस नगध सम्राट को पराजित किया गया था वह संभवतः घनानंद ही था, क्योंकि कुछ ग्रंथों में उसे अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, परंतु यूनानी ग्रंथों में
अंतिम नंद सम्राट को अग्रमीज के नाम से संबोधित किया गया। और यूनानी ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि जिस अंतिम नंद सम्राट को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था वह घनानंद अर्थात अग्रमीज ही था। इसकी पुष्टि विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से भी होती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर मगध पर अधिकार करने के प्रसंग में जो कूटनीतिक दांव पेच रचे गए उन दांव पेचों का उल्लेख है वो बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। वहीं बौद्ध भिक्षु नागसेन के ग्रंथ मिलिंद पन्हों में यानी कि मिलिंद पन्हों ग्रंथ में नंद सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य लड़े गए संघर्ष की भयंकरता का उल्लेख किया गया है कि दोनों के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें अंतिम रूप से चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए और चाणक्य के द्वारा उसका मगध के सिंहासन पर है वो राज्याभिषेक किया गया। मगध पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है वो यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ संघर्ष को माना जाता है जो कि 305 ईसा पूर्व के आसपास है वो लड़ा गया। इसकी पुष्टि यूनानी साक्ष्यों से भी होती है जबकि बौद्ध साहित्य है उससे भी दोनों के मध्य है वो संघर्ष की पुष्टि होती है। देखिए 305 ईसा पूर्व तक सेल्यूकस के द्वारा बैक्ट्रिया यानी आधुनिक सीरिया वाला क्षेत्र और बेबीलोनिया ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है बैक्ट्रिया और बेबीलोनिया पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात उसके द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर भारत के उन क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया जो कभी सिकंदर के नियंत्रण में रहे थे। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उन क्षेत्रों को उसे सौंपने से इनकार करने पर सेल्यूकस निकेटर ने एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध पश्चिमोत्तर भारत की ओर वो प्रस्थान किया जहां उसका संघर्ष जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने में सफलता प्राप्त हुई परंतु जो यूनानी इतिहासकार हैं उन्होंने युद्ध का तो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है परंतु युद्ध के जो परिणाम निकले उन परिणामों का यूनानी इतिहासकारों ने कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि उन्होंने दोनों के मध्य वैवाहिक संबंधों और एरियाना प्रदेश के बदले चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस को 500 हाथी देने का उल्लेख किया है। वहीं जो भारतीय साक्ष्य हैं चाहे यूनानी और जो जैन ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में दोनों के मध्य संघर्ष का उल्लेख मिलने के साथ साथ स्पष्ट रूप से सेल्यूकस की पराजय का उल्लेख मिलता है। लेकिन यूनानी जो लेखक है उन्होंने कहीं पर भी सेल्यूकस की निर्णायक पराजय का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। सेल्यूकस की स्पष्ट पराजय है वो भौगोलिक दृष्टि से भी प्रमाणित होती है क्योंकि पश्चिमोत्तर में हिंदू कुश पर्वत तक मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार हुआ उस विस्तार को देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि संभवतः सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ था और उसे पराजय के परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य है वो संधि संपन्न हुई और इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर को इस संधि को स्थायी रूप देने के लिए अपनी पुत्री का विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा और दहेज स्वरूप एरियाना का प्रदेश
जिसमें 4 प्रांत सम्मिलित थे। एरिया, पहला प्रांत था एरिया, आधुनिक हेरात, अफगानिस्तान का ईरान से लगा हुआ प्रांत हेरात है वर्तमान में, जिसे यूनानी ग्रंथों में एरिया के नाम से संबोधित किया गया। दूसरा प्रांत था अराकोशिया, आधुनिक अफगानिस्तान का कंधार प्रांत। तीसरा था पेरोपनिसडाई, यानी आधुनिक अफगानिस्तान का काबुल घाटी वाला क्षेत्र। और चौथा था जेड्रोशिया, आधुनिक पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र जो ईरान से लगा हुआ है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, जिसे जेड्रोशिया कहा गया है। ये चारों प्रांत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपने पड़े। और इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह है वो हेलेना के साथ हुआ, जो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। और चंद्रगुप्त ने भी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को जो 500 हाथी है वो प्रदान किया, इसका उल्लेख भी मिलता है। इस प्रकार पश्चिमोत्तर में मौर्य साम्राज्य की जो सीमा है वो हिंदू कुश पर्वत तक है वो विस्तृत हो गई, जिसे जिसे विष्णु पुराण में भारत की वैज्ञानिक सीमा भी माना गया है। तो भारत की इस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त करने में सफल होने वाला प्रथम शासक जो है वो संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य ही था। उसके बाद कोई भी भारतीय शासक हिंदू कुश पर्वत तक इस वैज्ञानिक भारतीय सीमा को प्राप्त करने में है वो असफल रहा। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों में जो अगली उपलब्धि है वो है स्वराष्ट्र पर अधिकार, आधुनिक गुजरात वाले क्षेत्र। देखिए, संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वराष्ट्र वाले क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। इस तथ्य की पुष्टि जो है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख से होती है, जिसे हम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। रुद्रदामन एक शक क्षत्रप था जिसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। इसके द्वारा जूनागढ़ की उसी विशाल शिला के ऊपर संस्कृत भाषा में एक लेख लिखवाया गया, जिसके ऊपर मौर्य सम्राट अशोक के 14 वृहद लेख मिलते हैं। उन्हीं 14 वृहद लेखों के नीचे रुद्रदामन के द्वारा संस्कृत में एक लेख लिखवाया गया। इस लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के प्रांतीय यानी कि राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जूनागढ़ पहाड़ी पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया, जिसकी मरम्मत उसके पुत्र अशोक के द्वारा करवाई गई। और अशोक के पश्चात प्रथम शताब्दी ईस्वी में रुद्रदामन के समय भी उस झील की पाल टूट जाने पर रुद्रदामन द्वारा भी उस झील की वो मरम्मत करवाई गई। इस अभिलेख से ही इस तथ्य की पुष्टि होती है कि संभवतः सौराष्ट्र वाले क्षेत्र पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का है वो अधिकार था। अगले वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय, बांग्लादेश वाले क्षेत्र पर है वो अधिकार, कलिंग विजय आदि के बारे में है वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।